हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। MPPSC 2000 मेंस 2019 मेंस का जो हिस्ट्री का पार्ट है, फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें 1.4 यूनिट है हमारी ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। तो उसमें कृषक एवं आदिवासी आंदोलन और विद्रोह के बारे में पूछा गया है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो इसके आज हम करेंगे स्थायी बंदोबस्त को समझाइए सविस्तार, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, और एक है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हमने शामिल करें। और इसके पहले मैंने आपको ये करवा दिए हैं विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह और चंपारण विद्रोह, जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज़ में आप जाकर वहाँ पे देख लें, उन्हें नोट डाउन कर लें और उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए, आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का मैंने शामिल किया है इसमें। तो सबसे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और जिन्हें भी ज़रूरत है इन वीडियोस की, ये स्टडी मटेरियल की, तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसे हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इसे हम लिखेंगे कि लागू कब हुआ, लागूकर्ता कौन था, क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल किया गया था, और इसमें कोई विशेष अगर कुछ पॉइंट अगर हो तो आपके पास बताने लायक कोई बात, तो उसको आप विशेष में डाल दें। तो पहले हम लिखेंगे कि लागू वर्ष कब लागू हुआ था। ये 1820 में लागू हुआ। किसने लागू किया था? मुनरो तथा एल्फिंस्टन ने इन्हें लागू किया था इस व्यवस्था को। और कौन सा क्षेत्र इस व्यवस्था में शामिल था? तो मद्रास व बॉम्बे में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। विशेष क्या था? विशेष था कि ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। अनुबंध सीधे कृषकों के साथ किया गया था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था 3 नंबर के हिसाब से मैंने आपको बात कंप्लीट करवा दिया, और ये 30 वर्ड्स के अंदर ही है, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए। महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें भी वही कि वो कब लागू हुई, लागूकर्ता, क्षेत्र और विशेष के आधार पर हम इसको बताएंगे। तो लागू हुआ था ये 1822 में। लागूकर्ता थे इसके हॉल्ट, मैकेंजी व मार्टिन बर्ड। क्षेत्र था इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में ये लागू की गई थी। और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के 30% भूभाग पर यह लागू की गई थी व्यवस्था। और इसकी कर की इकाई कृषक नहीं था, बल्कि ग्राम या महाल था। तीसरा है हमारा स्थायी बंदोबस्त। वही लागू कब हुआ? 22 मार्च 1793 में इसे लागू किया गया था। लागू करता थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित ब्रिटिश भारत के 90% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। और विशेष था इसमें कि भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किन्हें दी गई थी? जमींदारों को इसमें सौंपी गई थी। तो ये यहाँ पर 3 मार्क्स की रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त कंप्लीट हुए। अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि स्थायी बंदोबस्त को सविस्तार समझाइए। जो भी ये व्यवस्थाएं यहाँ पर है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये 3 नंबर के हिसाब से, 6 नंबर के हिसाब से और 15 नंबर के हिसाब से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 15 नंबर का मैं बताती हूँ आपको किस तरह से आपको लिखना है। तो वही आपको इंट्रो इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन में हम इंट्रो कंक्लूजन हमें डालना पड़ता है। तो इंट्रो में लिखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई। पहला था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था। ये 3 तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने अपने भू राजस्व व्यवस्था के तहत अपनाया, और जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? अधिकाधिक धन प्राप्त करना था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हम अब निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा देते हैं। पहला वही कि लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 22 मार्च 1793 को। लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। इसमें क्षेत्र कौन कौन से शामिल थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित ब्रिटिश भारत के 90% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इसके उद्देश्य क्या थे? अधिकाधिक भू राजस्व प्राप्त करना, साम्राज्य विस्तार करना, जमींदारों को द्वितीय सुरक्षा पंक्ति के रूप में तैयार करना, बिना कृषि में निवेश किए कृषि से लाभ प्राप्त करना। क्या थे इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के उद्देश्य थे।
अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इस व्यवस्था जो उन्होंने अपनाई थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसकी विशेषताएं ये थी कि अनुबंध जो है वो सीधे जमींदारों के साथ हुआ था। इस व्यवस्था में जमींदारों को ही भूमि का असली मालिक माना गया। 1794 में सूर्यास्त कानून के अनुसार समय पर भू राजस्व जमा न करने पर जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 90% भाग पर लागू थी। भू राजस्व का 1/11 हिस्सा जमींदारों का तथा 10/11 हिस्सा सरकार को देना होता था। अब इसके लाभ देख लेते हैं कि यह व्यवस्था जो उन्होंने लागू की थी उससे उन्हें क्या लाभ मिलते थे। तो पहला यही था कि सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। पर किसकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ? जमींदारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, जबकि कृषकों की स्थिति जो है वो दिन ब दिन दयनीय होती चली गई। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। एक बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने लगी किन्हें? ब्रिटिश सरकार को। और कृषि अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ाव हो गया। अब इसकी हानियाँ की लाभ तो हो गया, मालूम पड़ गया हमें क्या क्या लाभ हुआ, है ना। अब हम देखेंगे कि इसकी हानियाँ क्या थी, इसके दोष क्या थे इस व्यवस्था में। तो इसके दोष काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला देखेंगे तो अत्यधिक भू राजस्व दर थी, जमींदारी जब्त हो जाती थी। इसमें दूरस्थ जमींदारों का निर्माण हो गया। कृषकों का अत्यधिक शोषण होने लगा। भूमि का विखंडन प्रारंभ हो गया। आर्थिक असमानता बढ़ने लगी। नकद के रूप में भू राजस्व वसूली की जाती थी। नकदी फसलों की कृषि करने की विवशता कृषकों में आ गई और खाद्यान्न फसलों की कमी होने लगी। देश में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार देखिए हमने कि इसकी हानियाँ भी बहुत सारी थी। और आखिरी में कंक्लूजन कि निष्कर्षतः इन भू राजस्व व्यवस्थाओं का प्रभाव सबसे अधिक कृषकों पर पड़ा। उनकी स्थिति पहले से ज़्यादा दयनीय होती चली गई। ये थे इसके पॉइंट। तो ये हमने 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप इन्हें नोट डाउन कर लें। मैं अगले वीडियो में रैयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था पर भी क्वेश्चन लेके आऊँगी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको कंप्लीट करवा दूँगी सारी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल अभी नया है। अगर आप बाद में इसे ढूंढेंगे तो शायद आपको सर्च लिस्ट में वो ना मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।